यहाँ पर जिस टर्म को हमें समझना है वो टर्म है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और ये बात बहुत सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि जब भी कोई प्रोसेस या कोई प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से की जाती है तो उसे ई टर्म कर दिया जाता है, यानी उसे इलेक्ट्रॉनिक के नाम से रेफर किया जाता है। जैसे साधारण तौर पे हम चिट्ठी भेजते हैं तो उसे मेल बोलते हैं, लेकिन वहीं जब मेल हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो उसे ईमेल कहा जाता है। ठीक उसी तरह ई बैंकिंग का मतलब बैंकिंग की प्रोसेस करना इंटरनेट के थ्रू। जब भी कभी बैंकिंग की प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू की जाए, इंटरनेट की सहायता से की जाए, तो तब उसे टर्म करा जाता है, तब उसे कहा जाता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये 24/7 सर्विस है। 24/7 सर्विस का मतलब ये है कि आमतौर पे बैंकिंग के टाइमिंग्स होते हैं कि सुबह 10:30-11 बजे बैंक खुलेगा और शाम को 5 साढ़े 5 बजे जो भी इसकी टाइमिंग्स हैं उसको लेके बंद हो जाएगा। लेकिन अब इंटरनेट बैंकिंग से बेनिफिट ये हो जाता है कि टाइमिंग को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बियॉन्ड दी टाइमिंग, यानी टाइमिंग्स के पहले, बैंक खुलने के पहले या बैंक खुलने की टाइमिंग के बाद भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब पुराने समय में जब ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा नहीं थी तो कहीं ना कहीं हमें बैंक के टाइमिंग्स को लेकर बाउंड होना पड़ता था। बैंक जितने बजे खुलता था और जितने बजे बंद होता था उसके बीच में जो उसका ऑफिशियल टाइम होता था हमें ले देकर उसी टाइम में ही ऑपरेशंस करने होते थे। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम बियॉन्ड द टाइमिंग्स को लेकर हमें कोई बाउंड नहीं होना पड़ता और 24/7 हम बैंकिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे पेमेंट करना और पेमेंट रिसीव करना, इसके अलावा चेक बुक के लिए अप्लाई करना या फिर NEFT करना, RTGS करना और जितने भी तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुल मिला के ई बैंकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब हम बैंकिंग की प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू कर पाएं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 24/7 प्रोसेस है, टाइमिंग्स को लेके ऐसी कोई खास बाउंडेशंस होती नहीं है, तो यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग्स के अलावा घर बैठ के आप ही काम कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है घर पे हों, आप किसी भी जगह पर हों, आप इंटरनेट के थ्रू ये सारे ऑपरेशंस कर पाते हैं। एंड देयर इज़ नो नीड टू विजिट बैंक, आपको बैंक जाने की ऐसी कोई खास आवश्यकता होती नहीं है। तो यही है टर्म ई बैंकिंग। यही बात यहाँ पर बताई हुई है कि ई बैंक इज़ अ सेफ, फास्ट, इजी एंड इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। ई बैंकिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये सेफ है, फास्ट है, इजी है। हालांकि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कुछ फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी लापरवाही भी होती है जिसके कारण इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो अगर प्रिकॉशंस लेकर इस तरह की बैंकिंग की जाए, थोड़ी सावधानियां बरत कर बैंकिंग की जाए, तो ये एक सबसे अच्छा जरिया है बैंकिंग करने का। इसके बाद अगला जो टर्म हमें पढ़ना है वो टर्म है ई वॉलेट। वॉलेट का आमतौर पे मतलब होता है पर्स। जो हमारे पास आमतौर पे हम लोग जो पर्स कैरी करते हैं उसे वॉलेट कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर ई लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। तो एक ऐसा पर्स, एक ऐसा वॉलेट जो इंटरनेट के थ्रू मैनेज होता हो। तो आमतौर पे जैसे हमारे पर्स में पैसे रखे होते हैं, हम उसे खर्च करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से ई वॉलेट भी एक ऐसा पर्स है, एक ऐसा हमारे अमाउंट का, पैसों का एक ऐसा कलेक्शन है जो इंटरनेट के थ्रू हम अपने पास, अपने अकाउंट में रखते हैं। एक ऐसा अकाउंट जो प्रीपेड होता है। प्रीपेड मतलब अब जैसे आमतौर पे हमारे पास पर्स में रखा हुआ पैसा, हम जब पैसा रखा होगा हम तभी खर्च कर पाएंगे, उसी तरह से ये ई वॉलेट को हमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है। ये पैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में रखा हुआ रहता है। इस पैसे को हम आमतौर पे कहीं भी कोई चीज़ें खरीदने के लिए या बैंक में पैसा डालने के लिए या किसी पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजुअली जैसे पर्स हमारे पास रखा रहता है, हम उसमें से पैसा खर्च कर सकते हैं, उसी तरह से ई वॉलेट भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एक अमाउंट का कलेक्शन है जिसको हम अपने कुछ पैसों के साथ रिचार्ज कर देते हैं और फिर उन पैसों को इलेक्ट्रॉनिकली हम कहीं पर भी यूज़ में ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ बताई हुई है। ई वॉलेट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट और ये एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं मनी को स्टोर करने के लिए और ट्रांजैक्ट ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब भी कभी ज़रूरत हो। इट इज़ अ प्री इक्विप्ड
इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ये एक जैसा मैंने पहले बताया प्री इक्विट इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, जस्ट लाइक अ रियल वॉलेट। और इसे बार बार प्री इक्विट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें पहले आपको पैसा डालना होगा, उसके बाद आप उसमें से पैसा कंज्यूम कर सकते हो। ई वॉलेट आर कंसिडर्ड टू बी अ फास्ट मोड ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। ई वॉलेट को एक बहुत अच्छा माध्यम और फास्ट माध्यम माना गया है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने का। ई वॉलेट की जब हम बात करते हैं तो ई वॉलेट को यूजुअली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है क्लोज्ड वॉलेट और दूसरी कैटेगरी है सेमी क्लोज्ड वॉलेट। अब क्लोज्ड वॉलेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने हमको वॉलेट उपलब्ध कराया, मतलब किसी कंपनी ने हमको इस सुविधा दी कि आप वहाँ पे पैसे स्टोर कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन वो पैसे फिर उसी कंपनी के साथ ही आप यूज़ कर पाओगे। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है xyz.com नाम की, उनने हमको वॉलेट प्रोवाइड करा कि भाई आप इसमें पैसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उन पैसों से आप थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं कर पाओगे, उस पार्टी से आप कहीं और शॉपिंग नहीं कर पाओगे, केवल उस वॉलेट से आप उसी कंपनी में ही कुछ परचेजिंग करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं और उसी कंपनी को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। मतलब होल सोल वो वॉलेट केवल उन्हीं कंपनी में ही यूज होगा जिसने वॉलेट हमको दिया है, तो वो क्लोज्ड वॉलेट है। मतलब इस तरह के वॉलेट का अपन थर्ड स्पेस, थर्ड जगह, थर्ड पार्टी को पेमेंट करने में इस्तेमाल में नहीं ले सकते। जिस कंपनी ने हमको वॉलेट उपलब्ध कराया है केवल हम रिचार्ज कर सकते हैं उसी को पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे वॉलेट होते हैं क्लोज्ड वॉलेट। जबकि दूसरे कैटेगरी होती है सेमी क्लोज्ड वॉलेट। सेमी क्लोज्ड वॉलेट में क्या होता है कि वो कंपनियां हमें वॉलेट देती हैं और उस वॉलेट में जो पेमेंट हम रिचार्ज करते हैं, जो कैश हम पुटअप करते हैं, उस कैश का इस्तेमाल अपन उस कंपनी से कुछ खरीदने के लिए भी कर सकते हैं और बजाय इसके अगर कोई थर्ड कंपनी से कुछ खरीदना चाहें, किसी और कंपनी से कुछ परचेस करना चाहें, तो उसके साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे पेटीएम हुआ, तो अब पेटीएम में अगर आपने रिचार्ज करा तो पेटीएम मॉल में से भी आप कुछ परचेस कर सकते हो और पेटीएम मॉल के अलावा किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना हो, किसी और से कुछ परचेस करना हो तो ऐसा भी कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे कई सारे वॉलेट्स हैं जो इस तरह की हमें फैसिलिटी देते हैं कि आप वो उनसे कुछ परचेस करना चाहो तो कर सकते हो और इनके अलावा कहीं और से कुछ परचेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे फ्रीचार्ज हुआ या फिर सिट्रस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सभी सेमी क्लोज्ड वॉलेट्स हैं और इनका इस्तेमाल करके हम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिनने हमें वॉलेट दिया है उनके साथ भी और इनके अलावा चाहे थर्ड पार्टी के साथ भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है ई शॉपिंग। तो यहाँ पर भी शॉपिंग तो आप जानते ही हैं, यानी कुछ खरीदारी करना, कुछ परचेजिंग करना, और ई लग गया है तो इसका मतलब शॉपिंग की प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से करना। याद रखिए ये बात कि जब भी किसी टर्म के पहले ई लग जाता है तो ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इंटरनेट के माध्यम से। तो जब भी कभी इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग की जाए सिंपल, तो उसे ई शॉपिंग कहा जाता है। यही बात यहाँ बताई हुई है कि ऑनलाइन शॉपिंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रक्रिया है। देखिए, जब हम कुछ शॉप करते हैं, जब हम कुछ खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाणिज्यिक प्रक्रिया है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, क्योंकि पैसों का लेन देन होता है। आमतौर पे जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो खरीदने के बदले में हमें कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही होता है। तो ये एक तरह की वाणिज्यिक प्रक्रिया है, ये एक तरह की कमर्शियल एक्टिविटी है। इसलिए इसे बोला गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक भाग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एक ब्रांच है, विच अलाउज कंज्यूमर्स टू बाय गुड्स और सर्विसेज। जो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को अनुमति देती है कुछ खरीदने के लिए। वो गुड्स भी हो सकता है, यानी सामान भी हो सकता है, और वो सेवाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजन पे जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो वो तो गुड्स खरीदना हो गया। हम लोग कई बार सर्विसेज भी परचेस करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो हम मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो मूवीज़ देखना कोई गुड्स परचेस करना नहीं कहलाएगा, ये एक तरह की सर्विस बाय करना कहलाएगा, सेवा प्राप्त करना कहलाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हम शॉपिंग करते समय गुड्स भी खरीद सकते हैं और आवश्यकता होने पर हम सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, सेवाओं के लिए पैसे भी दे सकते हैं। कंज्यूमर्स फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय विजिटिंग द वेबसाइट। कंज्यूमर अपने इच्छा के अनुसार जो चीज़ खरीदना चाहता है, जो
सामान खरीदना चाहता है वो वेबसाइट्स पर जाकर भी परचेज कर सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन परचेजिंग में हम लोग कंपैरिजंस बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कई सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो हमें कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करती हैं कि यही मटेरियल आपको इस वेबसाइट पे इतने रेट में मिलेगा। कई कंपनीज हमें इतने इस तरह के और कंपैरेटिव स्टडी देती हैं कि यही प्रोडक्ट आपको दूसरी वेबसाइट पे इतने कम में मिल सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको घर बैठे मिल जाते हैं। यू आर नो मोर इन नीड टू गो एनीवेयर एल्स, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये बेनिफिट्स हैं ई शॉपिंग के, यही एडवांटेज यहाँ बताए हुए हैं ई शॉपिंग के। सबसे पहला एडवांटेज है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सामान खरीद सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यूज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब जब भी आप कोई सामान या सर्विस परचेस करते हो तो नीचे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे कि इस सामान को लेकर के लोगों के क्या रिएक्शंस हैं। और आपको लगता है कि अगर रिएक्शंस अच्छे नहीं हैं तो फिर आप उसे स्किप करके कहीं और से भी खरीद सकते हो। तो रिव्यूज़ बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्राइस एंड सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा हमें रेंज मिलती है प्राइस को लेकर। चुनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाती है क्योंकि पूरा ग्लोबल लेवल रहता है। ग्लोबल लेवल मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं से कुछ भी परचेज कर सकते हो घर बैठे हुए, तो बहुत बड़ी रेंज मिलती है। तो कुल मिला के कुछ बेनिफिट्स हैं। कन्वीनियंस मतलब सुविधा, घर बैठे सुविधा। इन्फॉर्मेशन रिव्यूज़ मतलब घर बैठे आपको रिव्यूज़ मिलते हैं। प्राइस एंड सिलेक्शन मतलब बहुत बड़ी रेंज हमें मिलती है चुनने के लिए। वहीं ई शॉपिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे पहली समस्या है फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी कई बार हमें फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। आपने कई बार पढ़ते ही होंगे कि हमारे डेबिट कार्ड को ट्रेस कर लिया और या हमें सामान हमें बोला कुछ था, दे क्या दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चांसेस इसमें। लेक ऑफ फुल क्लोज डिस्क्लोजर, मतलब कई बार हम जब बिना इंटरनेट के आमतौर पे ट्रेडिशनल परचेजिंग करते हैं, मार्केट में जाके खरीदते हैं, तो हम सारी बातें बार्गेन वगैरह सामने रह के करते हैं। सामने पैसे देते हैं, सामने मटेरियल लेते हैं, तो बात वहीं चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार फुल कॉस्ट हमें पूरी कॉस्ट का पहले से डिस्क्लोजर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमें कई बार परेशानी उठानी से पड़ सकती है। प्राइवेसी से मतलब ये है कि अब हम लोग जब परचेजिंग करते हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो कहीं हैकर्स रहते हैं, क्रैकर्स रहते हैं जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ई शॉपिंग के। तो फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं।